नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और वह विषय है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो तमाम विभाग हैं उसके संगठनात्मक ढांचा के संबंध में। क्योंकि आप सभी द्वारा लगातार ऐसी प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या समीक्षा अधिकारी को स्पेशल कैबिन मिलता है कि नहीं मिलता, ऑफिस मिलता है या नहीं मिलता है, समीक्षा अधिकारी कैसे अपने कार्यों को संपादित करते आदि तमाम ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिन्हें बिना संगठनात्मक ढांचा आप सभी के बीच शेयर किए बताया जाना संभव नहीं है। क्योंकि फील्ड वर्क और सचिवालय वर्क में टोटली डिफरेंस है। क्योंकि ये नियम कानून बनाने की महत्वपूर्ण स्थान है सचिवालय और ये सचिवों का स्थान है। अतः यहाँ की जो कार्यशैली है टोटल डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं संगठनात्मक ढांचा क्या है जिसके माध्यम से आप सभी एकदम क्लियर हो जाएंगे कि क्या पावर है, क्या किस अधिकारी की क्या दायित्व है आदि। तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्तमान समय में लगभग 93 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट के संगठनात्मक ढांचा लगभग इसी तरह होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बताती हूँ कि किसी भी एक विभाग का जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, सर्वोच्च होता है, वो होते संबंधित विभाग के माननीय मंत्री महोदय। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ नियुक्ति विभाग के। ठीक है, तो नियुक्ति विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी के रूप में जो सर्वोच्च पद पे रहेंगे वो रहेंगे विभागीय माननीय मंत्री। उसके बाद एसीएस अर्थात अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव विशेष सचिव का स्थान आता है, उसके बाद आपका संयुक्त सचिव का स्थान आता है, उसके बाद उप सचिव और अनुसचिव का स्थान होता है। ये क्रम होता है किसी भी प्रकरण के निस्तारण कराए आने का एक चरण। ठीक है, अब आते हैं कि नियुक्ति विभाग। तो नियुक्ति विभाग में से संबंधित कौन से कार्य हैं? नियुक्ति विभाग से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे कि डीएम हुए, एसडीएम हुए आदि तमाम ये जो पद हैं उसके नियंत्रण से संबंधित कार्य इस विभाग में किए जाते हैं। यदि किसी का शिकायत हुआ, किसी का अधिष्ठान के संबंध में कार्य हुआ, बजट के संबंध में कार्य हुआ, दिशा निर्देश के संबंध में हुआ, वो टोटल नियुक्ति विभाग में कार्य किए जाते हैं। तो नियुक्ति विभाग में कई अनुभागों में इसको बांटा गया है। ये देखिए सहयोग के लिए, ठीक, ये कई विभागों में बांटा गया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आरओ और एसओ को देखेंगे तो ये तो विभाग के स्ट्रक्चर हो गए जिसमें सारे उच्च स्तर के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। अब आते हैं नियुक्ति विभाग को कार्य की सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश के विकास के लिए कई अनुभागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। अब यहाँ पे हर अनुभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, वो होता है अनुभाग अधिकारी, जो कि अपने अनुभाग के संबंध में पूरा नियंत्रण रखता है कि कैसे काम करवाना है, कौन से काम कब करवाना है, किस काम को कैसे किस चरण में करवाना है। लगभग मतलब टोटल नियंत्रण सेक्शन ऑफिसर को होती है। और सेक्शन ऑफिसर कार्यों को कैसे आगे बढ़ाते हैं तो वो रिव्यू ऑफिसर के सहयोग से। तो हर अनुभाग में लगभग 2, 3, 4 कार्य की दृष्टिगत समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई रहती है। जैसे मान लीजिए 4 समीक्षा अधिकारी हैं, ठीक है। अब समीक्षा अधिकारियों के बीच भी कार्य का बंटवारा किया जाता है कि कौन डीएम से संबंधित कार्य को देखेंगे, कौन एसडीएम से संबंधित कार्य को देखेंगे, कौन जांच करेंगे, कौन अधिष्ठान के संबंध में कार्य करेंगे आदि तमाम प्रकार के कार्य समीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए और समीक्षा अधिकार, और ये ध्यान रखिए हर एक अनुभाग प्रदेश के समस्त जिले से संबंधित होता है। अर्थात मान लीजिए एसडीएम से संबंधित अधिष्ठान का कोई कार्य है, ठीक है, तो पूरे एसडीएम का नियंत्रण इस एक अनुभाग में रहता है। ठीक है, इस अनुभाग के माध्यम से प्रदेश के जितने एसडीएम से संबंधित कार्य हैं उससे होगा। अगर मान लीजिए इसमें जांच से संबंधित कार्य हो रहा है, शिकायत के संबंध में हो रहा है, तो पूरे जिले को लेकर चला जाता है। अर्थात जांच किसी अन्य सेक्शन में, अधिष्ठान से रिलेटेड किसी अन्य सेक्शन में, बजट से संबंधित किसी अन्य सेक्शन में। इस प्रकार से कार्यों का बंटवारा यहाँ पे किया जाता है ताकि समयांतर्गत कार्यों को किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाई जा सके। तो ये तो आपका है स्ट्रक्चर। अब देखिए आरओ को सहयोग देने के लिए कौन होता है। तो आरओ का काम क्या होता है? आरओ काम होता है कि इस विषय पे क्या निर्णय होना चाहिए, इस विषय पे क्या होना चाहिए, उसको हर आयाम से उसका अध्ययन किया जाता है। आरओ को सहयोग देने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं एक एआरओ और कंप्यूटर सहायक, 2 लोग
जो होते हैं सेक्शन में, वो लोग हेल्प करते हैं कि क्या कैसे करना है। उससे एक तरह से साथियों ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्रम बनाया गया, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि किस क्रम में आपको कैसे कार्य को संपादित करना है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है अल्टीमेट स्ट्रक्चर है। एक तरह से असंभव काम भी बहुत ही सहजता के साथ यहाँ निष्पादित हो जाता है। मतलब आप सोचिए कि एक अनुभाग में वितरित, आप ये देख रहे हैं, ये एक अनुभाग है, ठीक है। तो ये अनुभाग कैसे प्रदेश के सारे जिलों को नियंत्रित किए हुए, जितने ज़िले के, जैसे मान लीजिए फूड एंड सिविल सप्लाई की मैं बात करती हूँ, ठीक है, और जहाँ पे मान लीजिए गेहूँ से संबंधित क्रय का कार्य हो रहा है, तो जितने भी उसका नियंत्रण किससे हो जाएगा? उसका नियंत्रण खाद्य एवं रसद अनुभाग 5 से, जहाँ पर गेहूँ क्रय नीति आदि बनता है, गेहूँ धान से संबंधित क्रय नीति, तो वहाँ पे खाद्य रसद अनुभाग 5 क्या करेगा? वहाँ के जो समीक्षा अधिकारी सारे नियम कानून किए, और प्लस जितनी भी निरीक्षण आख्या होती है सबकी जांच सेक्शन 5 से की जाती है। प्रदेश के जितने भी जिले हैं, ठीक है, उनका नियंत्रण डायरेक्ट इस अनुभाग से कंटिन्यूअसली होता है। और इस अनुभाग को सशक्त रूप से हर प्रकार से अच्छे से हो सके, अतः ये सारे क्लास 1 के जितने ऑफिसर हैं वे टोटल इसमें सहयोग सभी कुछ प्रदान किया जाता है। इनकी अनुमति से ही आगे कार्य बढ़ता है। तो इस प्रकार से साथियों कार्य को एक दूसरे के सहयोग से प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और ये आपका स्ट्रक्चर रहा कि एक अनुभाग प्रदेश के समस्त जिला से कार्य करते हैं संबंधित कार्य बंटवारा के क्रम में। तो ये साथियों आपका संगठनात्मक ढांचा रहा। फील्ड में क्या होता है? फील्ड में ये होता है कि एक ज़िले में अगर आप अपॉइंट हो गए तो आप ज़िले से संबंधित कार्य को देखते हैं। और सचिवालय में क्या है? सचिवालय में आपकी तैनाती अनुभाग में होती है, समीक्षा अधिकारी के पद पे अगर आप हैं तो, ठीक है, तो आपकी तैनाती अनुभाग में होती है। और फिर उस विभाग के कार्य के क्रम में आपको पूरे प्रदेश से संबंधित कार्य देखना होता है। जैसे मान लीजिए मेरी सबसे पहली नियुक्ति हुई थी खाद्य एवं रसद विभाग में, और उसमें किस में हुई थी? तो अनुभाग 1 में हुई थी, जहाँ पे मेरे द्वारा जांच से संबंधित कार्य किए जाते थे। तो उसमें भी कई अधिकारी थे, डीएसओ थे, डिप्टी आरएमओ थे, आरएससी थे, ठीक है, एआरओ थे। तो इतने जितने अधिकारी थे, तो उसमें भी समीक्षा अधिकारी को कार्य बांट दिया जाता है, क्योंकि एक समीक्षा अधिकारी के पास संभव नहीं है कि हजारों अधिकारियों को जांच कर पाए। और चूँकि समय कम होता है, समय अंतर्गत निर्णय करने होते हैं, तो इसलिए कई समीक्षा अधिकारियों को कार्य बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 से 4 पद दिए गए, जैसे डीएसओ हुए, डिप्टी आरएमओ हुए, आरएफसी, इन जो प्रदेश के जितने भी हैं, ठीक, उनसे संबंधित जांच वगैरह करना। इसी प्रकार अन्य समीक्षा अधिकारी को अन्य से संबंधित जांच दिया गया कि आपको ये करना है। फिर जो अच्छा लगता है कि हाँ इस प्रकरण में ये होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी का कार्य क्या है? समीक्षा अधिकारी कार्य ये ही होता है बस कि आपको देखना होता है कि हाँ ये ठीक है या नहीं ठीक है। मान लीजिए किसी अधिकारी की शिकायत आया कि इस अधिकारी द्वारा ये घोटाला किया गया, ये किया गया, वो किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि शिकायत आ गया और आप उसको दंड दे देंगे, नहीं। इसके लिए बाकायदा समीक्षा अधिकारी द्वारा नियमों का पालन किया जाता है। समीक्षा अधिकारी द्वारा यह देखा जाता है कि क्या यह सही है कि नहीं सही है, प्राप्त तथ्य देखे जाते हैं, शासनादेश देखे जाते हैं, बाकायदा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पूरा संस्तुति की जाती है। उसके क्रम में क्या होना है क्या नहीं होना ये भी देखना है कि क्या ये फर्जी तो नहीं है। सब कुछ देखने के बाद समीक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है। तो समीक्षा अधिकारी जब ये प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है कि इस अधिकारी को जांच करना या नहीं करना, या कल्याणकारी योजना का देख लीजिए कि ये कल्याणकारी योजना करना है कि नहीं करना है, उसके क्रम में वो जाता है कहाँ? अनुभाग अधिकारी के पास। अनुभाग अधिकारी द्वारा देखा जाता है कि क्या जो समीक्षा अधिकारी द्वारा संस्तुति की गई है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद अनुभाग अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है कि अनुभाग अधिकारी द्वारा फिर उसको ऊपर के स्तर पर भेजा जाता है, अर्थात अनुसचिव या उपसचिव को, ठीक है, जो भी उस विभाग में हो। फिर अनुसचिव पढ़ते हैं कि ये जो प्रस्ताव है क्या सही है कि नहीं सही है। यदि सही होता है
तो फिर अनुसचिव उप सचिव द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है संयुक्त सचिव के पास। फिर संयुक्त सचिव द्वारा भी देखा जाता है क्या वो सही है कि नहीं सही है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो फिर से फाइल वो नीचे आ जाता है क्वेरी के साथ। फिर वो ऊपर उसकी पुष्टि करने के बाद क्या है क्या नहीं है, फिर वो ऊपर जाएगा इसी चरण में। फिर उसके बाद विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, और जब लगता है कि हाँ इसमें ये कार्रवाई करनी है, तब विभागीय मंत्री महोदय के पास उस पत्रावली पर अनुमति या अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। ये चरण होता है कार्यों का। जब ये चरण कंप्लीट होते हैं साथियों, तब कहीं जाके आप देखते हैं कि एक कार्य निष्पादित हुआ है। तो ये आपको मैं जांच के संबंध में बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि क्या कैसे। अब मैं कल्याणकारी योजना के बारे में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कल्याणकारी योजना बनाई जा रही है प्रदेश के विकास के लिए, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रस्ताव आ जाता है। फिर वो प्रस्ताव समीक्षा अधिकारी के पास आता है कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना। समीक्षा अधिकारी द्वारा तमाम तथ्यों को देखा जाता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कितनी बजट वगैरह क्या है। अब प्राप्त निर्देशों के क्रम में समीक्षा अधिकारी द्वारा नियमों का प्रयोग करते हुए उस प्रस्ताव को फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ाया जाता है। तो फिर अनुभाग अधिकारी द्वारा देखा जाता है कि हाँ इसमें कुछ और भी तो सुधार की अपेक्षा होगी। अगर सुधार की अपेक्षा होती है तो वहीं पर फाइल उसमें लिखित रूप से लिख दिया जाता है या फिर से करेक्शन होता है। फिर वो ऊपर जाता है और जब लास्ट में होता है कि हाँ ये ठीक है, तब विभागीय मंत्री महोदय से अनुमति लेकर वो बाकायदे वो योजना क्रियान्वित होने के लिए, तब अब जब अनुमति हो जाती है उसके बाद नीचे के स्तर पे अब यहाँ पर पुनः लेटर वो कहा जाता है संबंधित अनुभाग में। अब इस अनुभाग से पूरे प्रदेश के, मतलब कि प्रदेश के समस्त जिले को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम को आपको ऐसे क्रियान्वित करना है, शासनादेश में निहित उपबंधों के क्रम में आपको क्रियान्वित करना है और शीघ्र ही क्रियान्वयन करके इसके संबंध में अवगत कराइए। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है कि क्या कैसे करना है। तो ये शासन के वो महत्वपूर्ण भाग हैं कि कैसे किसी काम को किया जाता है। और इस कार्य में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, जिसमें आपके कंप्यूटर सहायक हुए, सहायक समीक्षा अधिकारी हुए, समीक्षा अधिकारी हुए, अनुभाग अधिकारी महोदय हुए, अनुसचिव महोदय हुए, उप सचिव महोदय हुए, आपके संयुक्त सचिव महोदय हुए, विशेष सचिव महोदय हुए, सचिव महोदय हुए, प्रमुख सचिव महोदय व प्रमुख सचिव महोदय हुए और विभागीय मंत्री महोदय। तो ये सारी एक क्रम है, ढांचा है। आई होप कि आप सभी इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि क्या कैसे यहाँ का स्ट्रक्चर है, किसको क्या पावर का स्तर है और कैसे आप अपने प्रदेश को सर्वोच्च बनाने के लिए यहाँ रहकर अपनी सहभागिता दे सकते हैं। तो साथियों, ये रहा शासन के स्वरूप, शासन का संगठनात्मक ढांचा कि कौन कहाँ कैसे बैठता है, कौन किस कैडर में आता है, कैसे कार्यों को संपादित किया जाता है और कैसे एक विभाग प्रदेश को विकास के लिए तैयार करता है, कैसे एक विभाग हर एक ज़िले को नियंत्रित करता है, हर एक ज़िले के लिए एक कल्याणकारी योजना के थ्रू सब जगह पहुंचाने का कार्य करता है। और आप सभी को इसी के क्रम में एक लेटर भी बताना है। जैसे मान लीजिए शासनादेश कोई निकला, ठीक है, और सारे ज़िलों को ये भेजना है, ठीक है, तो क्या किया जाता है इसके क्रम में कि परिपत्र इस क्रम में जारी किया जाता है, सर्कुलर। उस सर्कुलर के माध्यम से, क्योंकि वो योजना प्रदेश के सारे ज़िले में क्रियान्वित होने हैं, तो इस सिचुएशन में सर्कुलर के माध्यम से सारे जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्त को उपलब्ध कराया जाता है, संबंधित विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को, कि ये ऐसे हुआ है और इसको ऐसे नियमों का पालन करते हुए इम्प्लीमेंट करिए। फिर अब काम आगे बढ़ता है फील्ड के अधिकारियों का कि फील्ड के अधिकारी कैसे उसको क्रियान्वित काम करें। तो साथियों, आई होप कि आप सभी इससे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे कि समीक्षा अधिकारी को क्या पावर है, समीक्षा अधिकारी कहाँ बैठते हैं, क्या सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा है। और प्रयास करती हूँ साथियों कि आप सभी अवश्य ही अपने पढ़ाई में मन लगाएं और अपने जो पढ़ाई का स्तर है उसको और भी सर्वोच्च करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे मेरे द्वारा कुछ लिखा गया है। यहाँ आप देखिए, वो ये लिखा है आरओ का जो प्रमोशन नेक्स्ट होता है वो एसओ से अनुसचिव, अनुसचिव से उप सचिव, उप सचिव से आपका संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव से विशेष सचिव, ठीक है। और इनका ग्रेड पे भी आप देख रहे हैं 4800, 5400, 6600, 7600, 8700,
8900 और आगे 18 पद जो है विशेष सचिव का है वो 10,000 ग्रेड पे में मांगे जाने का प्रस्ताव यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी के क्रम में साथियों ये सब है। कितने पद किस के संबंध में, जैसे आप देख रहे हैं विशेष सचिव 35, तो क्या सारे समीक्षा अधिकारी विशेष सचिव बनते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसका कारण है साथियों, ये निर्धारित करता है आपके एज पर, दूसरा आपके रैंक पर। यदि आप 35 में होते हैं तो निश्चित रूप से आप विशेष सचिव बन जाते हैं, यदि आप उस एज ग्रुप में शामिल हैं। तो साथियों आज बस इतना ही। आप सभी अवश्य ही अपनी पढ़ाई में मन लगाइए, और पढ़ाई का उद्देश्य मात्र एक सफलता नहीं होना चाहिए बल्कि बेस्ट रैंक भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सभी की नियुक्ति होगी उसके बाद आप लोगों की अगली दृष्टि होगी आपके प्रमोशन पर, कि मेरा एसओ पे कब प्रमोशन होगा, अंडर सेक्रेटरी पे कब होगा, डिप्टी पे कब होगा, जॉइंट पे कब होगा, कब मैं स्पेशल सेक्रेटरी बनूंगा। और ये तब संभव होगा जब आप सभी का रैंक बेहतर हो। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।